चलिए स्टार्ट करते हैं बुलेट ट्रेन सीरीज के एक और वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। पिछली वीडियो में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए थे, पीवाईक्यू कवर कर लिए थे। आज हमें पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या कवर होते हैं। टोटल, थर्मल, थर्मो और केटीजी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे आप अच्छी खासी वेटेज ले सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं थर्मल, थर्मो और केटीजी में। तीनों को बायपार्ट करके रखें तो थर्मल, थर्मो, केटीजी है, लेकिन एक साथ तीनों को पढ़े तो दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हम क्योंकि चैप्टर की वेटेज अच्छी है तो हम एक एक को ढंग से बनाते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का क्या क्या कंसेप्ट है, चलिए आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो जल्द से जल्द। पहले लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो पहले देख लो, मजा आए तो लाइक करना, ठीक है। चलिए, थर्मल एक्सपेंशन क्या कंसेप्ट है जरा ध्यान से देखिएगा। अगर सॉलिड्स जो होते हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं हीटिंग करने से, सॉलिड्स जो है वो एक्सपेंड कर जाते हैं हीट करने से। अगर आप किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। रबर जैसे सॉलिड जो है, रबड़, वो एक्सपेंड नहीं करते हीट करने से, एक्सपेंड नहीं करते हीट करने से। इनफैक्ट कुछ रबर्स कंप्रेस हो जाती है। इसलिए ये यूनिवर्सल नहीं है कि ऑल सॉलिड्स बिगिंस टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ऐसा बोला जाता है हमें। बट अब हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो रबर, कुछ रबड़ ऐसी हैं जो कंप्रेस कर जाती है हीट करने से, ठीक है, और सिकुड़ जाती है, मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं उनके। तो थर्मल एक्सपेंशन 3 तरह के होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लीनियर एक्सपेंशन, मतलब लेंथ का बढ़ना। दूसरा होता है एरिया या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मतलब जब हम हीट अप करें तो बॉडी का एरिया बढ़ जाए। और तीसरा होता है वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन, अगर आप किसी बॉडी को गर्म करें और उसका वॉल्यूम बढ़ जाए। बेटा मास नहीं चेंज होता गर्म करने से, कि घर पे गए और मम्मी की सोने की चैन ली कि आज इसे बढ़ा देंगे और कुकर के अंदर रख के गर्म कर दिया कि आज सोने की चैन बढ़ जाएगी। भाई शेप चेंज हो जाएगी, लेंथ बढ़ सकती है, एरिया बढ़ सकता है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, बट मास चेंज नहीं होता। ध्यान रखना इस बात का, मास चेंज नहीं होगा कि आप उसे डबल कर लें, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये बात समझ लेना। तो आपके पास जो एक्सपेंशन होता है, अब जरा वो बातें बता दूं मैं आपके पास, जो एक्सपेंशन होता है वो किस तरीके से डील आउट करती है। लेंथ कितनी बढ़ रही है, डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। टेम्परेचर कितना चेंज किया, डेल्टा टी। अभी यहां मैंने स्पेस छोड़ रखा है, अभी भरूंगा। एरिया कितना बढ़ गया अब, डेल्टा एस। ओरिजिनल एरिया कितना था, एस। टेम्परेचर कितना बढ़ाया आपने, डेल्टा टी। वॉल्यूम कितना बढ़ गया, डेल्टा वी। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, वी। टेम्परेचर कितना चेंज किया, डेल्टा टी। एल्फा, बीटा, गामा। एल्फा, बीटा, गामा कॉफिशिएंट्स होते हैं जो हर मटेरियल के अलग अलग होते हैं। जिस मटेरियल का एल्फा ज्यादा होगा उसका बीटा भी ज्यादा होगा, गामा भी ज्यादा होगा, और वो उतना ही ज्यादा एक्सपेंड करेगा हीटिंग करने से। तो अल्फा, बीटा, गामा डिसाइड करते हैं कौन सा मटेरियल कितना एक्सपेंड करेगा। आपने एल्यूमिनियम को सेम अमाउंट हीट दी, कॉपर को सेम अमाउंट हीट दी, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट बढ़े ना, वो उनकी अल्फा, बीटा, गामा पे डिपेंड करता है। अल्फा, बीटा, गामा हर किसी के अलग अलग होते हैं, हर मटेरियल के, ठीक है। अल्फा की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, बीटा की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, गामा की यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन भी बोल सकते हैं आप इन यूनिट्स को, पर केल्विन। अल्फा, बीटा, गामा आपस में कैसे रिलेटेड है, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इज इक्वल्स टू 1:2:3। अल्फा, बीटा, गामा का ये रिलेशन होता है। या एक और रिलेशन होता है, 6 टाइम्स अल्फा बराबर होता है 3 टाइम्स बीटा के, बराबर होता है 2 टाइम्स गामा के। 6 अल्फा
इज इक्वल्स टू 3 बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। ये एक रिलेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। थर्मल एक्सपेंशन 3 तरह का होता है। किसी भी सॉलिड को आप गर्म करते हो वो फैल जाता है, मतलब कुछ तो है एक्सेप्ट रबड़ है जो नहीं फैलती है, लेकिन ज्यादातर सॉलिड एक्सपेंड कर जाते हैं हीटिंग करने पर। तो जो एक्सपेंशन है वो है आपके पास लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। बढ़ोतरी कितनी होती है, फॉर्मूला याद कर लो, डेल्टा एल डेल्टा एस डेल्टा वी, एल्फा बीटा गामा, एल एस वी, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सिंपल है। एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आप देख सकते हैं कि जो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस के बीच में, दो ब्रिजेस के कॉलम्स के बीच में या सरफेसेस के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है, जिससे वो गर्मियों में हीट अप होके जब एक्सपेंड करें तो गैप रहना चाहिए। आप कोई भी दो ब्रिजेस देखना, यहां एक्सपेंड करने के लिए जगह छोड़ी जाती है। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में जब जो आप आईएसबीटी के पास पहुंचने वाले होते हो तो आईएसबीटी से पहले यमुना के ऊपर एक ब्रिज है, जिस ब्रिज में अच्छे खासे बीच में गैप्स हैं। वो गैप इसलिए है कि जब वो गर्मियों के दौरान एक्सपेंड करे तो वो ब्रिज चटक ना जाए, उसके बीच गैप होना चाहिए। ट्रेन की जो पटरियां होती है, रेल्स होती है, उनके बीच में भी गैप छोड़ा जाता है पटरियों के बीच में। ये दो पटरियां हैं, ठीक है, तो बीच बीच में यहां पे क्या छोड़ा जाता है, गैप छोड़ा जाता है। उसमें वो गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि जब ट्रेन दौड़े तो फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो, हीट जनरेट हो तो वो एक्सपेंड करेगी, तो एक्सपेंड करने के लिए जगह होनी चाहिए, नहीं तो वो डिफॉर्म हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी उसकी, कहीं ना कहीं तो हीट निकलेगी। आपने जगह दी नहीं तो वो चटक जाएगी, कहीं ना कहीं से तो हीट निकलेगी, तो इसलिए गैप छोड़े जाते हैं। जितनी भी वायर्स आप सर्दियों में दो पोल्स के बीच वायर बांध दो टाइट करके, गर्मियों में वो अपने आप उनमें स्लैक आ जाएगा, झोल आ जाएगा, वो लटक जाएंगी। ये भी एप्लीकेशन है किसकी, थर्मल एक्सपेंशन की, कि झोल आ ही जाएगा। जब भी कोई नट बोल्ट पुराने हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो उन्हें गर्म करके गैस वेल्डिंग के थ्रू खोला जा सकता है। जितने भी बॉटल कैप्स जाम हो जाते हैं उन्हें गर्म करके आराम से खोल सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंड कर जाते हैं और एक्सपेंशन से आराम से खुल जाते हैं। ठीक है, ये सब थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन है। अगला टॉपिक, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को ही हीट करंट भी बोलते हैं। हीट करंट क्या कंसेप्ट है पहले समझा लूं आपको। ये एक बॉडी है, इस बॉडी का एक एंड का टेम्परेचर सपोज करो T1 है, दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है। तो T1 ज्यादा है T2 से। जब ये वाले एंड का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से हीट जाएगी इस तरफ। हीट हमेशा ट्रेवल करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाएगी। इस एंड से इस एंड तक का डिस्टेंस है dx, क्रॉस सेक्शन एरिया है a, हीट ट्रेवल करने की रफ्तार यानी dq बाई dt, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसी को हीट करंट बोलते हैं। हीट ट्रेवल करने की रफ्तार को, हीट ट्रांसफर करने की रफ्तार को हीट करंट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला k a dt बाय dx। ये k होता है कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। जिस मटेरियल का k ज्यादा होगा उसके अंदर हीट ट्रेवल करने की रफ्तार ज्यादा होगी। इसका मतलब मेटल का k ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वुड। लकड़ी का जो k होता है वो कम होता है, क्योंकि लकड़ी में हीट ट्रेवल करने की रफ्तार ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। लकड़ी में हीट ट्रेवल नहीं कर पाती, ठीक है, नेग्लिजिबल होती है। और मेटल्स में हीट ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर जाती है क्योंकि उसका k ज्यादा होता है। तो k होता है आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जो स्पीड डिसाइड करता है हीट ट्रेवल करने की। ठीक है, आपने नॉर्मली रेजिस्टेंस पढ़ा है रो एल बाय ए, 12th क्लास 10th क्लास में आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। लेकिन हीट रेजिस्टेंस क्या होता है,
हीट रेजिस्टेंस में बस के नीचे आ जाता है, बाकी L अपॉन ए रह जाता है। ये हीट रेजिस्टेंस होता है, के नीचे आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अगर आपने बहुत सारी मटेरियल को सीरीज में लगा दिया, आपने बहुत सारे मटेरियल्स को सीरीज में लगा दिया, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है, तो K नेट निकालने का फॉर्मूला याद कर लो, L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3। डायरेक्ट ट्रिक जिससे आप K नेट निकाल सकते हो अगर बहुत सारे मटेरियल सीरीज में है। अगर सीरीज की जगह बहुत सारे मटेरियल पैरेलल में है, सीरीज की जगह अगर बहुत सारे मटेरियल पैरेलल में है, कुछ इस तरीके से, ये आपके पास 3 बार है, इनका कोफिशिएंट K1 K2 K3 है, एरिया A1 A2 A3 है, क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, तो K नेट क्या होगा? K नेट होगा A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। याद रखिएगा, K नेट का फॉर्मूला होता है A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, और हीट का रेजिस्टेंस ये होता है। और बताता हूं एक काम की बात, सुनते रहो। देखो, अगर हीट ट्रेवल कर रही है कुछ ऐसे, जैसे आप किरचॉफ लॉ 12th क्लास के टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ यूज करते हो इलेक्ट्रिक करंट के लिए, ऐसे हीट करंट के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो। सपोज करो यहां से हीट जा रही है इस तरफ, इसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है, और यहां टेम्परेचर कम है T, तो यहां से जा रही है इस तरफ, और उसके बाद T3 की तरफ चली गई। तो यहां दोनों से हीट करंट जो है I1 I2 की मतलब ये कह रहा हूं मैं dQ/dt फर्स्ट का हीट ट्रेवल करने की रफ्तार, I2 है हीट ट्रेवल करने की रफ्तार सेकंड में, और I3 है हीट ट्रेवल करने की रफ्तार थर्ड में। तो भैया होता क्या है, आप सिंपल कंसेप्ट लगा दो, कौन सा? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ, जो कहता था करंट में, वही यहां पे भी काम करता है कि जो आपके पास करंट यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, वो मिलकर यहां जा रहा है। यानी हीट करंट भी ऐसे है, I1 प्लस I2 बराबर किसके है? I3 के। I1 प्लस I2 बराबर किसके है? I3 के मिलके। बड़ा काम की चीज है, काम आएंगी आगे, याद रखना। तो ये आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, उसके बाद रेजिस्टेंस बता दिया, कॉम्बिनेशन बता दिया, एप्लीकेशन बता देता हूं मैं। एप्लीकेशन क्या होती है थर्मल कंडक्टिविटी की? एप्लीकेशन आपने देखा होगा सर्दियों में जो बर्ड्स हैं वो अपने पंख फुला के बैठते हैं, कबूतर इतने इतने मोटे होके हो जाता है, अबे एक्चुअली मोटे नहीं हुए भैया, वो अपने पंख के अंदर हवा भर लेते हैं, और हवा होती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो जो उनके शरीर की गर्मी है, बैड हीट कंडक्टर होती है ये, तो जो उनके शरीर की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती, तो वो बहुत लंबे समय तक अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं, क्योंकि एयर से उन्होंने एक इंसुलेशन बना ली, ठीक है, एक पैडिंग बना ली जो हवा को, वो हीट को बाहर नहीं जाने देती। सेकेंड एप्लीकेशन, आपने सुना होगा नया जो रजाई होती है, न्यू क्विल्ट जो होती है, वो ज्यादा वार्म होती है एज कंपेयर टू ओल्ड वन। ऐसा इसलिए कि नई रजाई के अंदर कॉटन बड़ी यूनिफॉर्मली, रुई जो होती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, तो उसमें गैप्स नहीं होते, तो छोटे छोटे पोर्स में हवा फंस जाती है। आपने रजाई ओढ़ी, भाई जब रजाई अगर खुद गर्म होती तो जैसे ही आप रजाई ओढ़ते हैं वो ठंडी क्यों लगती है? वो थोड़ी देर बाद गर्म होती है ना रजाई, क्योंकि आपकी बॉडी की गर्मी बाहर जाना चाहती है, लेकिन रजाई में एयर फंस गई है, और एयर होती है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से आपकी बॉडी की गर्मी बाहर नहीं जा पाती, इसलिए आप गर्म हो जाते हो। ठीक है, अगर वही रजाई पुरानी हो जाए
तो रुई के बीच में स्पेस आ जाएंगे, रुई के ना अंदर ऐसे रुई जगह जगह ऐसे एक जमा हो जाती है, इकट्ठी सी हो जाती है, तो बीच में जगह खाली हो जाती है, तो हवा को बहुत ज्यादा जगह होती है पास करने के लिए, तो हवा वहां ट्रैप नहीं हो पाती, हवा फ्लो करती रहती है, जिसकी वजह से आप कहते रहते हो पता नहीं रजाई में हवा कहां से आ रही है, रजाई में हवा कहां से आती है, कवर तो कर ली, और फिर वो ज्यादा ठंडी गर्म नहीं हो पाती, वो ठंडी रहती है क्योंकि आपकी बॉडी की हीट भी हवा के साथ चली जाती है बाहर। आपने देखा होगा एनिमल जो है, कुत्ते बिल्ली, सर्दियों में अपने आप को कर्ल कर लेते हैं, कर्ल, ऐसे गोल से होके मुंह दुबका के बैठते हैं, गोल गोल होके कर्ल, कर्ल करने से वो अपना एरिया कम कर लेते हैं, एरिया कम होगा तो हीट ट्रेवल करने की रफ्तार भी कम होगी, अभी पीछे बताया देख लो, एरिया पे कैसे ट्रेवल डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, तो अगर एरिया कम होगा तो हीट ट्रेवल करने की रफ्तार भी क्या होगी, कम होगी, एरिया कम होगा तो हीट ट्रेवल करने की भी रफ्तार भी क्या होगी, कम होगी, इसलिए एनिमल अपने आप को क्या कर लेते हैं, कर्ल कर लेते हैं। ये भी किसकी एप्लीकेशन है, थर्मल कंडक्टिविटी की। आपने देखा होगा जो मेटल के डोर्स होते हैं, मेटल के हैंडल्स जो होते हैं, डोर हैंडल्स, वो सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं एज कंपेयर टू लकड़ी का दरवाजा। लकड़ी का वही दरवाजा उतना ज्यादा ठंडा नहीं होता, लेकिन जो मेटल के डोर्स होते हैं वो ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। ऐसे क्यों, क्योंकि लकड़ी का दरवाजा है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो हीट को ट्रेवल नहीं करने देता अपने अंदर से, और जो मेटल है वो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो फटाफट से हीट ट्रेवल करवा के क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए सर्दियों में वो ठंडा लगता है। ठीक है, और जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, खाना बनाने के बर्तन, वो प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल्स होते हैं उसमें, क्योंकि मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएंगे, और लकड़ी और प्लास्टिक होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो जब हम उठाते हैं तो हमारे हाथ नहीं जलते। जो फ्राइंग पैन होता है, जो आपके पास टी पैन होता है, उनमें जो हैंडल्स होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, कुकर में जो हैंडल होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है, बैकेलाइट ये सब होते हैं, तो वो हाथ को जलने नहीं देते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, किस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, क्वेश्चन बहुत आता है इस पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बॉडी के ठंडे होने की रफ्तार, रेट ऑफ कूलिंग बॉडी के ठंडे होने की रफ्तार को बताता है, माइनस डी टी बाय डी टी। ये जो स्मॉल टी है ये टाइम के लिए है, और जो कैपिटल टी है ये टेम्परेचर के लिए है। माइनस साइन दिखा रहा है कि टेम्परेचर गिर रहा है, बॉडी ठंडी हो रही है, तो टेम्परेचर गिर रहा है, इसलिए माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट होता है। ये टी क्या होता है, अब ये भी सोचने की बात है, ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी होता है, अभी बताऊंगा क्या कहने का मतलब है। और ये dt होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, अभी समझाऊंगा, एक मिनट रुक जाना। टी नॉट होता है सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर, और के होता है कूलिंग कांस्टेंट, कूलिंग कांस्टेंट, तो टी टाइम। तो बॉडी के ठंडे होने की रफ्तार न्यूटन ने बताई थी, और न्यूटन ने बताई थी किसी भी बॉडी के ठंडे होने की रफ्तार होती है माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। अब बता रहा हूं, एक सपोज करो, एक आपके पास खाना खाने का गरम गरम आपके पास पैन है, जिसका टेम्परेचर अभी है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 15 मिनट बाद इसका टेम्परेचर रह गया, सपोज करो इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रह गया, ठंडे होने के बाद इसका टेम्परेचर 15 मिनट बाद 50 डिग्री सेल्सियस रह गया। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, कहां का, सराउंडिंग का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला न्यूटन में कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए, माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट। फाइनल टेम्परेचर कितना है 50, इनिशियल कितना था 100, तो 50 माइनस 100 कितने टाइम में, 15 मिनट में, मिनट को बदल दिया सेकंड में। के टी होता है दोनों टेम्परेचर का एवरेज टेम्परेचर, मतलब बॉडी के जो दो टेम्परेचर है 100 और 50 उनका एवरेज, तो 100 प्लस 50 150, 150 अपॉन 2 75 माइनस टी नॉट, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30। तो ऐसे लगाया जाता है,
न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना, मैंने आपको बता दिया कैसे अप्लाई करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अगला कंसेप्ट स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, देखिए जरा, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं या स्मॉल सी से भी डिनोट करते हैं। एक यूनिट मास किसी बॉडी का, आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। कितनी बॉडी का टेम्परेचर, कौन सी बॉडी, कोई भी बॉडी, कितनी बॉडी, सिर्फ 1 ग्राम या यूनिट मास। टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। ऐसा करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। फॉर्मूला याद रखना, स्पेसिफिक हीट इस फॉर्मूले में आती है, हीट गिवन, मास ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर। जब मास और डेल्टा टी अगर 1 ले लेते हम तो स्पेसिफिक हीट हीट रिक्वायर्ड के बराबर आती है। फॉर्मूले का खेल है, बाकी कुछ नहीं है। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट होती है एक मोल बॉडी की टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी हीट की जरूरत है उसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। कितनी बॉडी का, 1 मोल, इस बार यूनिट मास नहीं है, 1 मोल। टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट की जरूरत है, हीट रिक्वायर्ड को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है आपके पास, मोलर स्पेसिफिक को डिनोट करते हैं कैपिटल एस या कैपिटल सी से। तो कैपिटल एस होता है मोलर मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ये कैपिटल एस है मोलर स्पेसिफिक हीट, एम है मोलर मास, एस है स्पेसिफिक हीट। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी में आपको 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, 1 मोल का नहीं बढ़ाना, बल्कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दो, चाहे वो 1 ग्राम की हो, चाहे 5 ग्राम की हो, चाहे 10 ग्राम की हो। पूरी बॉडी का टेम्परेचर, यानी इस बार आपको टेम्परेचर बढ़ाना है होल बॉडी का, ठीक है। और कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, वही यूनिट डिग्री सेल्सियस या यूनिट केल्विन। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस बार जितनी हीट लगेगी, हीट रिक्वायर्ड, उसे हीट कैपेसिटी। यानी स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम होती है बॉडी, मोलर स्पेसिफिक हीट में 1 मोल होती है, हीट कैपेसिटी में पूरी बॉडी होती है। बढ़ाना कितना है, बढ़ाना कितना है जी, 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास फॉर्मूला होता है हीट कैपेसिटी का, हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू बॉडी का पूरी का मास इनटू स्पेसिफिक हीट, मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट, भाई वो नहीं है ये इंडियाज गॉट डैश डैश डैश, ये लेटेंट हीट ही है। जरा ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट क्या है, इस बार कितनी हीट चाहिएगी, हीट रिक्वायर्ड बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए। स्टेट चेंज कहां से करना है, सॉलिड से लिक्विड बना दो या लिक्विड से गैस। बर्फ को पिघला के पानी बनाना है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, तो कितनी हीट चाहिए, लेटेंट हीट। पानी को भाप बनाना है, मतलब लिक्विड से गैस, तो कितनी हीट चाहिए, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू ml। Q कितनी हीट चाहिए, मास ऑफ बॉडी, लेटेंट हीट। जब भी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, फॉर्मूला यूज करना है ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। और जब भी बॉडी की स्टेट चेंज हो रही हो तो फॉर्मूला यूज करना ml। अभी एक एग्जांपल भी दे दूंगा इस बात का। हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन का क्या कंसेप्ट है, जरा ध्यान से सुनना। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी डायरेक्टली सॉलिड से गैस। किसी बॉडी को सॉलिड से गैस बनाना डायरेक्टली, तो जितनी हीट चाहिए उसे हीट ऑफ सब्लिमेशन। जैसे कपूर, कैम्फर में आग लगाते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से क्या बन जाता है, गैस। तो जितनी हीट चाहिए उसे हीट ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, अब नाम से ही पता लग रहा है, स्पेसिफिक हीट तो यानी 1 ग्राम गैस।
1 ग्राम गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी हीट लगती है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। गैस की दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो और तब आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी हीट चाहिए होती है उसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। और जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट हो लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 डिग्री सेल्सियस, तो जितनी हीट चाहिए उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों में से ज्यादा हीट कब लगती है? भैया प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तब ज्यादा हीट लगती है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। और सीपी और सीवी के रेशो को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशो। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत यूज होता है भैया, आगे वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। जल्दी से हमारा थर्मो केटीजी खत्म, ऑसिलेशन वेव खत्म, 11th का पोर्शन खत्म, फिर चालू करेंगे क्या 12th। बिल्कुल सही स्पीड में चल रहा है अपना काम, जैसे मेंटेन किया था। ठीक है, 50 डेज की सीरीज बिल्कुल मेंटेन चल रही है, सारी वीडियोस एक्यूरेट चल रही है, सबके क्वेश्चंस हो रहे हैं और सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और सिलेक्शन हो रहा है। पॉजिटिविटी, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं चाहिए, नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए, कुछ भी नेगेटिव नहीं चाहिए लाइफ में। अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा सब कुछ भैया। नेगेटिव हमें सोचना ही नहीं। 4 मई के बाद हमें मजे करने हैं, पहले 4 मई को हम इतना बढ़िया पेपर देंगे, सिलेक्शन होगा, उसके बाद मजे ही मजे, पूरी लाइफ में मजे हैं उसके बाद। मतलब ये लास्ट मंथ है जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं, यस यस, उसके बाद मजे, यस। अब ये मत कह देना एमबीबीएस में भी तो पढ़ना पड़ेगा भाई, वो तो फिर लेकिन एक ये पता लग गया ना कि भाई हम वहां पहुंच गए, अब डर तो नहीं है ना, एक कॉलेज अलॉट हो गया ना भाई, अब लाइफ सेट है। उससे पहले तो अभी हमें पता ही नहीं कौन से कॉलेज में जाएंगे, है ना, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पढ़ लेते हैं ना फिर बढ़िया सा, जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करते, कोई मोटिवेशन नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपके पास ये स्पेसिफिक हीट आ गई। अगला कंसेप्ट स्टीफन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टीफन्स लॉ कहता है एनर्जी किसी बॉडी से जो निकल रही है, रेडिएट हो रही है, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। मतलब एक बॉडी है, उसमें से एनर्जी जितनी एमिट हो रही है पर सेकेंड, एक सेकेंड में, एक यूनिट एरिया में से, एक यूनिट एरिया में से जितनी एनर्जी निकल रही है वो उस बॉडी के टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करेगी, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। कांस्टेंट लगा देते हैं हम स्टीफन्स कांस्टेंट। तो यहां से लिखा जाता है पॉपुलरली E इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4। बट ये E खाली एनर्जी नहीं होता, ये E होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, जिसे इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ हीट भी बोल सकते हैं। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड जितनी निकलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की पावर 4 के। यानी अगर बॉडी गर्म है तो वो ज्यादा एनर्जी निकालेगी, सीधी सी बात है, तवा जितना गर्म है उतना ज्यादा एनर्जी निकालेगा। ब्लैक बॉडी के लिए लगता है ये। ब्लैक बॉडी का सराउंडिंग के साथ देखना है तो टोटल एनर्जी जो है सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। याद रखना सराउंडिंग का भी टेम्परेचर है तो वो भी तो कुछ रेडिएशन देती है। तो E इज इक्वल्स टू जो उसके आउटर कवर है उसकी वजह से एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत काम के फॉर्मूले। उससे भी ज्यादा बवाल तो है भाई सन वाला है। ये सूरज है, गर्म है, ये जितनी रेडिएशन निकालता है सेम रेडिएशन धरती तक नहीं पहुंचती सर, अर्थ तक कम रेडिएशन पहुंचती है। सन से अर्थ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल डी, ठीक है। और सन का जो रेडियस है खुद का वो है कैपिटल आर। सन ने जो रेडिएशन निकाली थी वो ई है, लेकिन जो यहां तक पहुंची है वो क्या है? ई डैश। तो ई डैश कितना होगा पहले तो सुन लो, ई डैश है क्या? ई डैश है एनर्जी ब्लेंडेड टू अर्थ पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी अप्रोच्ड टू अर्थ, इंसिडेंट ऑन अर्थ, एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में एक सेकेंड में धरती पर कितनी एनर्जी पहुंचेगी वो होगा जितनी सूरज ने एनर्जी फेंकी है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से, इंटू आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। एनर्जी पर सेकेंड इतनी पहुंचेगी। धरती पे कितनी एनर्जी पर सेकेंड पहुंचेगी?
एनर्जी जितनी सन ने निकाली है पर सेकेंड, आर स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये सन की जगह किसी और स्टार का भी नाम आ सकता है, तो फॉर्मूला सेम ही रहता है, ऊपर उस स्टार का रेडियस का स्क्वायर और नीचे स्टार से प्लेनेट तक की दूरी का डी का स्क्वायर। ठीक है जी। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है? वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है किसी भी ब्लैक बॉडी जो गर्म है उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकल रही है, ये ब्लैक बॉडी गर्म है, इसके अंदर से रेडिएशन निकल रही है, ये जो रेडिएशन निकल रही है इसकी वेवलेंथ टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करेगी। जो रेडिएशन निकल रही है वो टेम्परेचर पे इनवर्सली डिपेंड करेगी। ये बी आ जाता है वेन्स कांस्टेंट, तो लैम्डा और टी इनवर्सली है, इसलिए लैम्डा का ग्राफ टी के साथ इनवर्स वाला आता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो लैम्डा 1/t के साथ कैसा है? डायरेक्टली, इसलिए ग्राफ सीधा जाता है। लैम्डा और टी है इनवर्सली, ये आ गया, और लैम्डा और 1/t कैसे है? डायरेक्टली, इसलिए आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं, टेम्परेचर और उसका रिलेशन। टेम्परेचर मेजरमेंट है, किस चीज का मेजरमेंट है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो हमें टेम्परेचर से पता लगता है। टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर के पॉपुलर नापने वाले स्केल्स हैं, केल्विन में नापा जाता है, सेल्सियस स्केल में नापा जाता है और फ़ारेनहाइट स्केल में नापा जाता है। 3 स्केल्स में टेम्परेचर नापा जाता है। इनका रिलेशन देखो, रिलेशन याद हो जाएगा बड़े आराम से, एक चीज सिखा रहा हूं वैसे याद कर लो। देखो KFC तो जानते हो आप, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। KFC दोनों तरफ 100, बीच में 180। KFC दोनों तरफ 100, बीच में 180। यो मैन, व्हाट्स अप, शंकी भाई इन द हाउस। KFC दोनों तरफ 100, बीच में 180, -0 -32, -0 -32, -273.15। ध्यान दीजिएगा, KFC दोनों तरफ 100, बीच में 180, -0 -32, -273.15 काम की चीज है, याद रखिएगा KFC। ठीक है जी। इसके बाद आगे आ जाइए, एक और रिलेशन, जितना सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज आता है सेम अमाउंट केल्विन में चेंज आता है। अगर आपने 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गए, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज, तो केल्विन में भी 20 केल्विन का चेंज आएगा। मतलब जितना सेल्सियस में चेंज आ रहा है उतना ही किसमें आएगा? केल्विन में। और फ़ारेनहाइट का चेंज होता है 9/5 डेल्टा सी। फ़ारेनहाइट का चेंज आपके पास क्या होता है? 9/5 डेल्टा सी। देख लीजिए आराम से, 9/5 डेल्टा सी फ़ारेनहाइट में चेंज होता है। तीनों के चेंज आपको याद रखने पड़ेंगे, भूलना नहीं है ये चीज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यंग्स मॉडुलस। ये कंसेप्ट ये है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है लेंथ भी बढ़ जाएगी पेंडुलम की। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये भी बढ़ जाएगी, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो भैया कितना चेंज आएगा टाइम पीरियड में? तो डायरेक्ट सीख सकते हो आप, डेल्टा टी अपॉन टी, पहले चेंज अपॉन ओरिजिनल, इज इक्वल्स टू हाफ एल्फा डेल्टा टी। ये वाला डेल्टा टी टेम्परेचर के लिए है, तो थोड़ा अलग लिख दूं या टाइम वाले को टाइम लिख दूं? टाइम वाले को टाइम लिख देता हूं, ये टेम्परेचर के लिए। एल्फा वही है, लीनियर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। कितना टाइम पीरियड में चेंज आएगा? डेल्टा टी, चेंज इन टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम, इज इक्वल टू हाफ एल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए एक और चीज बताने वाला हूं मैं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पिछले कुछ चैप्टर पहले आपको बताया, FL डेल्टा एन, ये बताया। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर चेंज जो आ रहा है वो टेम्परेचर की वजह से आ रहा है,
तो आप डेल्टा एल की जगह ये भी प्लेस कर सकते हो, अल्फा एल डेल्टा टी, ये भी यूज हो जाता है, याद रखिएगा ये बात। रियल एंड एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, भाई बड़ी काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भर रखा है, लिक्विड। अब जब हम कंटेनर को गर्म करते हैं, कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो पहले तो फर्स्ट ये जो कंटेनर है सॉलिड, ये फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, और उसके बाद लिक्विड एक्सपेंड करेगा, सेकेंडली लिक्विड एक्सपेंड करेगा। पहले सॉलिड एक्सपेंड करेगा फिर लिक्विड। अच्छा एक बात बताओ, एक बर्तन में पानी रखा है तो पहले वो बर्तन फैल गया तो पानी का लेवल नीचे जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद पानी फैलेगा तो पानी फिर ऊपर जाएगा। तो जितना पानी का वॉल्यूम चेंज होता है उससे कम नजर आता है। चेंज ज्यादा आता है पानी के वॉल्यूम में, लेकिन नजर कम आता है क्योंकि बर्तन भी तो फैल गया, तो हमें लगता है जैसे बर्तन फैल गया तो लेवल कम हो गया। लेकिन एक्चुअली अगर पानी का वॉल्यूम चेंज हुआ है, मैं आपको बता दूं 3, तो हमें नजर कितना आ रहा है 2, कम नजर आता है। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जो रियल है वाटर का या लिक्विड का, रियल जो चेंज है वो बराबर होता है एपरेंट जितना चेंज दिख रहा है प्लस डेल्टा वी जितना सॉलिड एक्सपेंड कर रहा है। तो जो रियल वॉल्यूम में चेंज आया है पानी में, वो इज इक्वल्स टू होता है जितना आपको दिख रहा है प्लस सॉलिड जो बॉडी में चेंज आ रहा है। इसी वजह से 2 कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है लिक्विड के। वॉल्यूम एक्सपेंशन जो लिक्विड का है वो 2 तरह का है, एक तो है रियल और एक है एपरेंट। तो रियल में आप लिखते हो डेल्टा वी रियल का, रियल कितना वॉल्यूम चेंज आया है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, ओरिजिनल, इनटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला वही है जो अभी आपने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था, डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, वहीं से बनाया है, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, वही बना रखा है ये, ठीक है। एपरेंट कितना चेंज आया है, तो वॉल्यूम भी आपको लिखना पड़ेगा लिक्विड का जो एपरेंट दिख रहा है चेंज, डिवाइड बाय ओरिजिनल जो था वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। कंसेप्ट काम का है, याद रखिएगा, रियल और एपरेंट। ट्रिपल पॉइंट, भैया ट्रिपल पॉइंट आप सब जानते हैं, ट्रिपल पॉइंट का क्या कंसेप्ट है, वाटर का ऐसा फेज डायग्राम आपको बनाना है जहां पे तीनों स्टेट उसकी मैच हो जाए, तीनों स्टेट, उसे ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। वाटर की तीनों स्टेट कौन सी होती है, आइस, वाटर और वेपर, जहां पे तीनों कॉन्साइड कर गई उसे ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। फेजर डायग्राम ऑफ वाटर में जो वाटर की तीनों स्टेट मैच कर जाती है, जहां पे फेज पे लाई कर जाती है, उसे ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। और उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और भैया क्रिटिकल टेम्परेचर होता कितना है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पे ऐसा होता है, इतने टेम्परेचर पे होता है। और उस समय प्रेशर कितना होता है, उस समय प्रेशर होता है 6 इंटू 10 की पावर -3 एटमॉस्फेयर। एग्जैक्ट तो होता है 6.03, एग्जैक्ट जो होता है वो कितना होता है 6.03, ठीक है। 273.16 और 6.03 इंटू 10 की पावर -3 एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास क्या होता है, प्रेशर होता है। ये तीनों मैच कर जाते हैं सब। आगे चलते हैं। 3 तरीके से हीट ट्रेवल करती है। हीट कहां से कहां ट्रेवल करती है, हाई टेम्परेचर से किस तरफ, लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रेवल करती है। हाई से लो, हमेशा हीट ट्रेवल करती है हाई से लो। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में हीट ट्रेवल करती है पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ जाएगी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल खुद मूव नहीं करेगा। क्या कह रहे हो भैया, एग्जांपल दे दो।
एग्जाम्पल लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। ये लोहे का डंडा है, मैंने यहां पे इसे आग में रख दिया, नीचे आग जला दी, इसे आग रख दिया, तो यहां से हीट धीरे 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 यहां ट्रेवल करेगी, यानी एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे, इस तरीके से यहां तक पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि यहां का पार्टिकल खुद मूव करके जाएगा, नहीं, लोहे का टुकड़ा वहां से टूटेगा और आगे वाले टुकड़े को हीट देके आएगा, बिल्कुल नहीं। ये वाला लोहा इसे गर्म करेगा, वो इसे, वो इसे, वो इसे, और फाइनली यहां हीट चली जाएगी। इसे बोलते हैं कंडक्शन। दूसरा मेथड होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में पार्टिकल खुद मूव कर सकता है, जी हां, पार्टिकल मूव कर सकता है। एग्जाम्पल दे दो, कैसे पार्टिकल मूव कर सकता है भैया? गैस और लिक्विड, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला दो तो गर्म पानी के सारे पार्टिकल्स खुद मूव कर सकते हैं, तो वो कन्वेक्शन है। पार्टिकल कोई बाउंड नहीं है, वो मूव कर सकता है, वो कन्वेक्शन है। और कंडक्शन में पार्टिकल मूव नहीं कर पा रहा था। तीसरा होता है रेडिएशन। रेस के थ्रू हीट ट्रेवल करती है, जैसे सूरज से हीट आती है धरती तक, अर्थ तक, कैसे आती है? रेस के थ्रू। ये सबसे क्विक तरीका होता है रेडिएशन। हीट ट्रेवल कराने का सबसे तेज तरीका कौन सा होता है? वो रेडिएशन ही होता है। देखिए, अगर किसी बॉडी पर आपने रेडिएशन गिरी, उसमें से कुछ तो रिफ्लेक्ट बैक कर गई, एमिट कर गई, यानी कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ ट्रांसमिट हो गई। ट्रांसमिट तो रिफ्लेक्टिव पावर कितनी होती है? जितनी रेडिएशन टोटल रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, जितनी रिफ्लेक्ट हुई थी, डिवाइड बाय टोटल इंसिडेंस रेडिएशन, जितनी उस पे गिरी थी। रिफ्लेक्टिव पावर होती है, रिफ्लेक्टिव पावर होती है क्या? रिफ्लेक्टिव पावर होती है जितनी रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई डिवाइड बाय जितनी गिरी थी। सपोज करो 10 गिरी थी और 4 क्या हो गई? रिफ्लेक्ट, और 2 क्या हो गई? एब्जॉर्ब, और 4 क्या हो गई? ट्रांसमिट। तो रिफ्लेक्टिव रेडिएशन आपके पास कितनी है? 4 रिफ्लेक्ट हो गई, टोटल कितनी गिरी थी? 10। एब्जॉर्प्टिव, जितनी एब्जॉर्ब हो गई डिवाइड बाय टोटल जितनी गिरी थी उस पे। ट्रांसमिटिव, जितनी ट्रांसमिट हो गई डिवाइड बाय जितनी टोटल उस पे गिरी थी। लेकिन अगर आप तीनों पावर्स का सम करें तो हर बार रिफ्लेक्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर का सम करने पर कितना आएगा? 1। ब्लैक बॉडी क्या होती है? परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो होती है जब उस पे रेडिएशंस गिरे, वो सारी की सारी को क्या कर ले? एब्जॉर्ब, जरा सी को भी ट्रांसमिट ना करे। यानी उसमें आपके पास ब्लैक बॉडी में ट्रांसमिटिव पावर क्या होती है? 0, और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? 1। जितनी भी रेडिएशन ब्लैक बॉडी पे गिरी वो सारी की सारी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब कितनी हुई? 10 की 10। गिरी कितनी थी? 10। तो आ गया ना 1, ये 1 आ गया। ये ध्यान रखिएगा। किरचॉफ लॉ, देखिए, किरचॉफ लॉ कहता है किसी भी ब्लैक बॉडी के, जब ब्लैक बॉडी पे कोई रेडिएशन गिरेगी तो वो गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद वो रेडिएशंस को क्या करेगी? एमिट। तो जो एमिसिव पावर है, एब्जॉर्प्टिव पावर है, इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर, जब बॉडी पे रेडिएशन गिरी उसने एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद वो गर्म हो गई, गर्म हो गई तो वो एमिट भी तो करेगी। तो किसी भी बॉडी की जो ब्लैक बॉडी है, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसकी जो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशो है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज के सारे टॉपिक्स अभी तक पढ़ लिए। जल्द से जल्द थर्मल प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लो, टाइम कम लगाते हुए। देखो, मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूं जिससे आप 4 मई तक जल्दी से रिवाइज करें। 2.5-3 घंटे के लेक्चर नहीं लेने, हमें वो लेना है जो हमारा काम बनता रहे, हम भूले ना, सब कुछ काम बन जाए। बिल्कुल जल्द से जल्द रिवाइज कर लो। और अगर वीडियो आपकी हेल्पफुल लगती है तो यार सब्सक्राइब और लाइक ही तो मांग रहा हूं।
सब्सक्राइब और लाइक कर दें अगर आपको लगा हो यहां मेहनत हुई है थर्मल प्रॉपर्टीज में, लाइक कर लो। अगली वीडियो आ रही है इस चैप्टर की, किस चीज की, PYQs की, लेकिन उससे पहले ये चैप्टर पढ़ के रखना। केमिस्ट्री और बायो भी ऐसी चल रही है, उसे भी देख लीजिए, पूरी सीरीज चल रही है बुलेट ट्रेन सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अपने दोस्तों को बता दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।